शुक्रवार तड़के सेंट पीटर्सबर्ग। रहवासी अपनी खिड़की से आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रोन फिल्माते हैं। धीरे धीरे सीधी रेखा में कोई उस पर गोली चलाए बिना वह गोदाम पर नीचे उतरता है और फट जाता है। कुछ मिनट बाद एक और, फिर एक और। वहां नीचे आंगन में एक सुरक्षा गार्ड चिल्लाता है कि गोदाम में गैस सिलेंडर है, जबकि मलबा छत के ऊपर से उड़ रहा है। जब सुबह होती है, सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर धुआं अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, लेकिन निशाना कोई एयरबेस नहीं था, कोई रडार या मिसाइल फैक्ट्री भी नहीं थी। वो एक ऑनलाइन स्टोर का गोदाम था। और जब आप समझेंगे कि यूक्रेन अपने सबसे अच्छे ड्रोन रूसी अमेज़न को जलाने में क्यों खर्च करता है, तो आप समझ जाएंगे कि रूसी सरकार अब 4 साल की जंग से ज्यादा डरी हुई क्यों है। क्योंकि आज तड़के की यह घटना कोई अलग थलग मामला नहीं था, ये पूरे हफ्ते की घेराबंदी का चरम था। आइए 8 दिन पहले चले। 18 जुलाई। यूक्रेनी ड्रोन ने तैम्बो और इलेक्ट्रोस्ताल में वाइल्डबेरीज के वितरण केंद्रों पर हमला किया। यह मॉस्को से सटा औद्योगिक शहर है। यह इस श्रृंखला का सबसे गंभीर हमला है। उसी दिन एक रूसी वाणिज्यिक उड़ान के यात्री खिड़की से विमान की ऊंचाई तक उठते धुएं के एक स्तंभ को फिल्माते हैं, और इस बात पर ध्यान दें, वे उसी समय लक्ष्य को पहचान लेते हैं नाम से। वे चिल्लाते हैं, वो रहा वाइल्डबेरीज। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। 3 दिन बाद एक और तस्वीर में इलेक्ट्रोस्टाल में बचा हुआ दिखता है। कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, सिर्फ स्टील के नंगे खंभे सैकड़ों मीटर तक कतार में लगे हुए अब भी धुआं छोड़ रहे हैं। और इकलौती फायर ब्रिगेड गाड़ी, बहुत छोटी, जो खंडहर के बगल में खड़ी थी। तो 20 तारीख को पोडोल्स्क की बारी थी। 22 तारीख को क्रास्नोदार और नेविनोमिस्क दक्षिण में। क्रास्नोदार में धुआं इतनी अजीब शक्ल ले लेता है कि वहां के लोग इसकी तुलना बवंडर से करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। एक काली परत जो आसमान से लेकर क्षितिज तक नीचे आती है और पूरे रिहायशी इलाके को ढक लेती है। नीचे आग की नारंगी चमक के साथ स्थानीय अधिकारियों ने आग पर काबू पाने के लिए 100 से अधिक दमकल कर्मी और एक विशेष हेलीकॉप्टर भेजा। 23 तारीख को निशाना वोरोजनेज में था। 24 तारीख की सुबह जब इस वीडियो की शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, त्वेर और यहाँ तक कि सिम्फेरोपोल अधिकृत क्रीमिया में। 25 तारीख को उन्होंने येकातेरिनबुर्ग में हमला किया और इसने सब कुछ का पैमाना बदल दिया। इस पर ध्यान दो, येकातेरिनबुर्ग यूराल में स्थित है, यूक्रेन से 1800 किलोमीटर दूर, मोर्चे से और भी दूर। लिस्बन पेरिस से जितना दूर है उससे भी ज्यादा। और वहां भी वर्दी पहने कर्मचारी जलती हुई पार्किंग से भागे, जबकि कोई चिल्ला रहा था कि दूर हट जाओ। कंपनी ने आश्वासन दिया कि इस बार गोदाम खुद बच गया, लेकिन पूरी जगह खाली करानी पड़ी और संचालन निलंबित करना पड़ा। और उसी दिन शहर में राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप ड्रोन अलर्ट के कारण रोक दिया गया। रूसियों ने महसूस किया कि युद्ध यूराल पहुंच चुका है। यूक्रेनी आंकड़ों के मुताबिक हफ्ते का कुल हिसाब बेहद प्रभावशाली था।
9 से 10 केंद्रों पर हमला हुआ। 10 लाख से अधिक वर्ग मीटर गोदाम प्रभावित हुए। यह है 160 से ज्यादा फुटबॉल मैदान जितना है सिर्फ जलते हुए गोदामों का। अब क्या आपने सोचा है ये निशाने क्यों? यूक्रेन ने ऑनलाइन दुकान पर हमला क्यों किया? पहला जवाब आधिकारिक है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ये गोदाम रूसी सेना को ड्रोन के पुर्जे सप्लाई करते हैं, नेविगेशन उपकरण और सैन्य सामग्री। और एक दूसरा कारण भी है जिसे यूक्रेनी अधिकारी ने स्वीकारा है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को बदला। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस लगातार नोवा पोस्टा के टर्मिनलों को नष्ट कर रहा है, जो यूक्रेन की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी है और पहले ही तबाही मचा चुका है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक सर्वे के अनुसार 92 यूक्रेनी फैक्ट्रियां और गोदाम। वाइल्ड बेरीज उसी का जवाब होगा। रूसी सरकार सब कुछ नकारती है और हमलों को आतंकवाद बताती है। कंपनी की मालकिन कहती है कि निशाना काम कर रहे आम लोग हैं, लेकिन ये सफाई अपने आप में पूरी बात नहीं समझाती। वाइल्ड बेरीज सब बेचती है, कपड़े, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, सैन्य इस्तेमाल की वस्तुएं कैटलॉग का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। अगर मकसद सिर्फ आपूर्ति काटना होता तो इससे ज्यादा सीधे लक्ष्य होते। तो असल में क्या हो रहा है? रूसी करोड़पति दोनों धुएं के स्तंभों की फिल्म बना रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग से सड़क से अनजाने में जवाब दिया। वो बताता है कि ड्रोन इस इलाके के सभी गोदामों के ऊपर से गुजरे और सीधे वाइल्ड बेरीज पर सटीक वार किया। और फिर वह वाक्य बोलता है, अब सभी देख रहे हैं, वे कंपनी बर्बाद कर रहे हैं। रूस के अंदर का एक आम आदमी, उसने वो देखा जो क्रेमलिन दिखावा करता है कि नहीं देखता। ये कोलैटरल डैमेज नहीं है सहायक, यह एक फैसला है। और इस फैसले को समझने के लिए आपको समझना होगा कि वाइल्ड बेरीज इन 4 सालों की जंग में क्या बन गई है। साल 2022 में जब आक्रमण शुरू हुआ, पश्चिमी देशों ने सारी उम्मीदें प्रतिबंधों पर लगा दी थी और ब्रांड्स चले गए। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, उन्होंने रूस का बाजार छोड़ा। शर्त यह थी कि अर्थव्यवस्था ढह जाएगी और जनता युद्ध की कीमत महसूस करेगी। लेकिन जो हुआ वह ठीक इसका उल्टा था। पश्चिमी ब्रांड्स द्वारा छोड़ा गया खालीपन भर दिया गया और उसे वाइल्ड बेरीज ने भरा। कंपनी बहुत तेजी से बढ़ी, ये सर्वव्यापी बन गई। लगभग हर मोड़ पर एक गुलाबी पिकअप पॉइंट था और हर साल 2 ट्रिलियन से ज्यादा रूबल का कारोबार हो रहा था। संस्थापक तातियाना किम, एक पूर्व अंग्रेजी शिक्षिका, रूस की सबसे अमीर महिला बन गई, जिसकी संपत्ति का अनुमान $8 अरब है। और इस कहानी में एक छुपी हुई विडंबना है। किम ने वाइल्ड बेरीज नाम चुना अंग्रेजी में, और वह गुलाबी लोगो ठीक उसी वजह से क्योंकि यह पश्चिमी लगता था, आधुनिक, प्रगतिशील, एक उपभोक्ता मध्यम वर्ग के भविष्य का प्रतीक जो रूस की पहुंच में लगता था। वह भविष्य आक्रमण के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन ब्रांड बना रहा और बढ़ता रहा और उसी पश्चिम की जगह ले ली जिसकी वह नकल करती थी। और वह आम व्यवसायी नहीं है, सत्ता से दूर। साल 2024 में उसने अरबों की एक विलय डील को अंजाम दिया जिसे खुद पुतिन ने समर्थन दिया। आम रूसी नागरिक के लिए वाइल्ड बेरीज आम रूसी के लिए इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि जिंदगी सामान्य रूप से चल रही है। उसके दिमाग में प्रतिबंध एक मजाक थे। पैकेज अगले दिन भी आता रहा जैसा कि हमेशा आता था। और यही से कहानी पूरी तरह उलट जाती है। जिस अर्थव्यवस्था को पुतिन ने ट्रॉफी की तरह पेश किया, प्रतिबंधों से सुरक्षित अर्थव्यवस्था, अनजाने में एक आदर्श निशाना पैदा कर दिया, क्योंकि वह सारी आयात प्रतिस्थापन कुछ ही विशाल कंपनियों पर केंद्रित हो गई। विशाल गोदामों के साथ ज्वलनशील माल से भरे हुए 11 टाइम जोन के क्षेत्र में फैले हुए। यूक्रेन ने इसे देखा और वह देखा जो पश्चिम ने नहीं देखा। इस अर्थव्यवस्था पर बाहरी प्रतिबंध संभव नहीं है, लेकिन इसे अंदर से जला सकते हैं। यूक्रेन वासियों ने
इस प्रतिबंध अभियान को लंबी दूरी के प्रतिबंध कहा है, जिसे 4 साल की पाबंदी छू भी नहीं सकी। उसे ड्रोन कुछ ही दिनों में जला रहे हैं। अगर यह विश्लेषण आपको इस युद्ध का वह पहलू दिखा रहा है जो आम खबरों में नहीं दिखता, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वो सवाल आता है जो शायद बहुतों के दिमाग में है। ठीक है, लेकिन रूसी रक्षा कहाँ? क्या रूस के पास दुनिया की सबसे मशहूर वायु रक्षा प्रणालियां नहीं हैं? हाँ, हैं। और यहीं पर वह गणित आती है जो रूसी सरकार की नींद उड़ा रही है। इस अभियान का हथियार विशेषज्ञ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह FP1 है, यूक्रेनी निर्माता फायर पॉइंट का एक हमला ड्रोन है। आंकड़े इसे स्पष्ट करते हैं। सब कुछ। इसकी कीमत लगभग $55,000 है। यह 1600 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यह 60 से 120 किलो की वारहेड ले जा सकता है। फ्यूजिलाज में रडार को अवशोषित करने वाले सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। नेविगेशन का इनर्शियल सिस्टम सैटेलाइट से जोड़ा गया है। ये रूसी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निपटने के लिए बना है। फायर पॉइंट का दावा है कि वो रोज 200 से ज्यादा बनाती है, जिसमें इंजन के 97% पुर्जे कंपनी के अंदर ही बनाए जाते हैं। यूक्रेन में विदेशी आपूर्तिकर्ता पर निर्भर हुए बिना ऐसी कोई बाधा नहीं है जिस पर रूस हमला कर सके। दूसरी तरफ की तुलना करें, शायद वह ड्रोन जिसे रूस यूक्रेन पर छोड़ता है। ये 2023 में ईरान से लगभग $1,93,000 प्रति यूनिट की कीमत पर आयात किया गया था और आज रूस अपना ही संस्करण देश में बना रहा है। लेकिन यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के अनुसार ये उत्पादन लगभग 100 यूनिट प्रतिदिन के आसपास है। फायर पॉइंट का दावा है कि वह इससे दुगना उत्पादन करती है और वह भी उसकी कीमत के एक छोटे से हिस्से पर। यानी सस्ते ड्रोन की दौड़ में यूक्रेन ने प्रतिद्वंदी को पकड़कर पीछे छोड़ दिया है और वह उनमें से हर एक को ऐसे लक्ष्य पर साधता है जो छुप नहीं सकता। क्योंकि सोचिए कि इसकी रक्षा करना क्या होता है। एक लड़ाकू विमान को आप हैंगर में रखते हैं, मिसाइल को आप वायु रक्षा से बचाते हैं, लेकिन वितरण केंद्र सैकड़ों मीटर का एक आयताकार होता है जो सैटेलाइट से भी दिखाई देता है, जो सालों से एक ही जगह पर खड़ा है, प्लास्टिक, कपड़े और गत्ते से भरा हुआ। और ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों पूरे देश में फैले हुए हैं। सच्चाई ये है कि रूस वही चीजें बचाता है जो उसके लिए प्राथमिकता है। क्रेमलिन रिफाइनरियों पर केंद्रित है, बेस पर, बाकी सब कुछ खुला रह जाता है। और इसका सबूत सेंट पीटर्सबर्ग की उसी रात स्क्रीन पर दिखाई दिया। एक तस्वीर में शहर अभी भी सो रहा था, पूरा लॉजिस्टिक पार्क चमक रहा था, सड़क की लाइटें जल रही थी और कहीं भी कोई सायरन नहीं था। और जानते हो सबसे विडंबनापूर्ण बात क्या है? लेनिनग्राद की क्षेत्रीय सरकार ने दावा किया कि उन्होंने 59 ड्रोन गिराए हैं उसी रात। ये सच हो सकता है, मगर दोनों परिसरों में आग लग गई और यही हिसाब है जो कभी बराबर नहीं बैठता। लगभग सब कुछ रोकने के बावजूद जो थोड़े से बच जाते हैं वे एक विशाल और असहाय लक्ष्य पाते हैं। यूक्रेन के लिए हर खोया हुआ ड्रोन $55,000 का नुकसान है। रूस के लिए हर ड्रोन जो पार करता है वह एक पूरे गोदाम के बराबर कीमत का है। क्या आप जानते हैं गोदाम की कीमत कितनी है? रूसी मीडिया से बात करने वाले क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार सिर्फ जो जल चुका है उसकी पुनर्निर्माण लागत ही 35 अरब रूबल से ज्यादा हो सकती है, करीब $457 मिलियन। और बीमा कंपनियां शायद ही सब कुछ कवर करेंगी। बाजार ने तुरंत संदेश समझा। ओजोन के शेयर देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में गिर गईं। ऐसा नहीं था कि ओजोन पर हमला हुआ, बल्कि डर था कि अगला नंबर उसी का हो। और सेंट पीटर्सबर्ग की सुबह में ये डर हकीकत बन गया। इस वीडियो की शुरुआत में जो 2 धुएं के गुबार थे वे एक तरफ वाइल्डबेरीज के जलने और दूसरी तरफ ओजोन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिस्टिक हब के जलने के थे। उस सुबह की तस्वीरों में एक ऐसी बात है जो उस जड़ता को बयां करती है।
पूरे ट्रकों की कतारें यार्ड में खड़ी थी, साबुत, कतारबद्ध। अब उठाने को कुछ नहीं बचा। बेड़ा बच गया। उसके पास जो था वह धुएं में बदल गया। लेकिन जो संख्या वास्तव में मायने रखती है वह शेयर बाजार में नहीं है। वह उन लोगों की जिंदगी में है जिन्होंने सब कुछ इन गोदामों में रखा, क्योंकि वाइल्ड बेरीज अमेज़न की तरह काम करती है। स्टॉक गंवाने वाली सिर्फ कंपनी नहीं है, बल्कि हजारों छोटे विक्रेता भी है। रूस की महिला उद्यमी लिनन कपड़ों के एक छोटे ब्रांड की मालिक, उसने कार के अंदर से अपना दर्द बयां करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो सब कुछ बयां कर देता है। वह बताती है कि उनकी माल एक से ज्यादा गोदामों में जल गई और अब उन्हें जागने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब कौन सी खबर मिलेगी। फिर वह वाक्य बोलती है जो इस अभियान के असली असर को परिभाषित करता है। उन्होंने आपके लिए सब कुछ बंद कर दिया और ढेर सारे कर्ज अब भी आपके ही हैं। सारा स्टॉक राख हो गया, लेकिन उस स्टॉक की खरीद का कर्ज अब भी बाकी है। एक और बात है जिसने इन विक्रेताओं के गुस्से को और बड़ा बना दिया। 7 जुलाई के दिन, पहले हमले से 11 दिन पहले, वाइल्ड बेरीज ने अपनी उपयोग की शर्तें बदली। कंपनी को फोर्स मेजर घटनाओं में नष्ट हुई माल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, जिसमें शब्दशः ड्रोन हमले। आक्रोश के बाद कंपनी ने स्वैच्छिक भुगतान की घोषणा की और ऋण वसूली को रोक दिया। लेकिन स्वतंत्र रूसी मीडिया विक्रेताओं के समूहों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने पाया कि मुआवजे की रिपोर्टें नुकसान की तुलना में दर्जनों गुना कम थीं। कुछ विक्रेताओं ने सैकड़ों हजार रूबल के स्टॉक के लिए $200 से भी कम की रसीद पोस्ट की, जो राख बन गया। और जानते हैं इससे भी बुरा क्या है? इसकी कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है। शहर के दूसरे छोर पर सेंट पीटर्सबर्ग की एक निवासी जागी। उसने खिड़की खोली और क्षितिज पर छा रही मशरूम के आकार का एक बादल का वीडियो बनाया। अब भी कांपते हुए वह कहती है, मैं सो रही थी, कुछ भी नहीं सुना, उसके लिए भी अलार्म नहीं बजा। शायद यह वाक्य किसी भी विश्लेषण से ज्यादा कहता है। रूस 2026 में आप आराम से सो सकते हैं और जागे तो युद्ध आपकी खिड़की पर मिले। रूसी पक्ष की प्रतिक्रिया भी आई, बेशक। यहां तक कि वाइल्ड बेरीज की संस्थापक तात्याना किम ने भी घोषणा की कि वह बची हुई गोदामों के बीच माल को फिर से बांट रही है। उन्होंने कर्मचारियों का धन्यवाद किया और स्थिरता का वादा किया। सरकार ने सुरक्षा का वादा किया। लेकिन आइए यहाँ ईमानदार रहे, रूस के पास पैसा और गोदामों के पुनर्निर्माण की क्षमता है। लेकिन सिर्फ गोदाम का पुनर्निर्माण समस्या हल नहीं करता, क्योंकि समस्या गोदाम नहीं है, समस्या संरचना है। सच्चाई यह है कि यह प्रतिस्थापन अर्थव्यवस्था अभी भी केंद्रित, विशाल है और जिसकी पूरी की पूरी रक्षा करना असंभव है। हर नया गोदाम एक नया निशाना है। अभियान पहले ही इसे साबित करने के लिए फैल चुका है। उसी हफ्ते ड्रोन ने मिरातोर की 3 फैक्ट्रियों पर हमला किया, जो देश की सबसे बड़ी मांस उत्पादक कंपनी है। यूक्रेनी निगरानी चैनलों के अनुसार हरमावीर में एक तेल अड्डे पर 16 से अधिक ड्रोन ने हमला किया। आग आवासीय इमारतों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जल रही थी। ई कॉमर्स, खाना, ईंधन, ये सिर्फ किसी कंपनी पर हमला नहीं है, ये आर्थिक मॉडल है जिसे समझ आ रहा है कि उसके पास भागने की जगह नहीं है। और यही वजह है कि ये अभियान क्रेमलिन को किसी भी सैन्य अड्डे पर हमले से ज्यादा डराता है। एक नष्ट हुआ अड्डा एक झटका है, दर्द होता है, लेकिन उसकी भरपाई की जा सकती है। सुरक्षा के बिना अर्थव्यवस्था एक समस्या है जिसका हल नहीं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के लिए यूरोप से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक दर्जनों सरकारों के बीच सहमति की आवश्यकता थी और रूस ने इन्हें दरकिनार करना सीख लिया है। लेकिन यूक्रेन के लंबी दूरी वाले प्रतिबंध सिर्फ एक चीज पर निर्भर करते हैं, एक यूक्रेनी उत्पादन लाइन जो हर दिन 200 ड्रोन भेज रही है। कोई भी शिखर बैठक इसे रोक नहीं सकती। कोई कानूनी खामी नहीं है। उनका निशाना रूसी सैनिक नहीं है, ये वो मौन समझौता है जिसने इन 4 वर्षों को टिकाए रखा। वह वादा कि युद्ध दूर रहेगा, कि जिंदगी सामान्य चलेगी, कि पैकेट अगले दिन आ जाएगा। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, ये समझौता
गोदामों के साथ जल रहा है। बड़ी रूसी कंपनियों को यह पहले से ही पता है। और सोची, ठीक है, ये तो बस शुरू हो रहा है। हम इस चैनल पर इस अभियान के हर अध्याय को लगातार कवर करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली चीजें आप मिस न करें। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या इन हमलों से पुतिन पीछे हटेंगे? नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।